वेलकम टू एडुशिरन। मैं हूं सुशांत और हम पढ़ रहे थे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जो कि है बायोलॉजी क्लास 11th का पहला चैप्टर। और पिछले लेक्चर में, जो कि हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड पहला लेक्चर था, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया था। हमने पढ़ा था कि लिविंग क्या होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना चालू किया था लिविंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ के बारे में। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन मास, या किसी इंडिविजुअल सेल का ग्रोथ, या मास बढ़ रहा है, या पूरे ऑर्गेनिज्म का एज अ होल ओवरऑल साइज बढ़ रहा है, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। फिर लिविंग और नॉन लिविंग में के बीच में हमने डिफरेंस रख के ग्रोथ को पढ़ा था, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है? नॉन लिविंग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दिखा सकते हैं। एज अ ग्रोथ बात करूं तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ दिखाते हैं, पर अगर उसे कैटेगराइज करूं तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। और लिविंग एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों ग्रोथ दिखाते हैं। फिर हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था, डिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, प्लांट और एनिमल के बारे में। एनिमल में डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, मतलब एक फिक्स्ड एज तक ही ग्रोथ होगा, उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, मतलब बर्थ से डेथ तक चलते ही रहता है, इसलिए उसे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। और हमने ये शुरू में सबसे पहले पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस। और लाइफ सिर्फ अर्थ पे पाई जाती है, इसीलिए बायोलॉजी को स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे कि लाइफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अर्थ पर आए कैसे। तो एक लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू आए। जितने भी अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बेस्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी and the presence of vast number of living organisms is evolution। तो लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिससे कि इतना सारा लाइफ फॉर्म्स, एस्टिमेट के अराउंड 80 lakhs 84 lakhs लिविंग स्पीशीज हैं, तो इतना डाइवर्सिटी होने का कारण यही है इवोल्यूशन, कि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। नेचर ने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट किया जो बेटर अडेप्टेड हैं, और उनके अडेप्टेबिलिटी के कैरेक्टर को इकट्ठा करते करते स्पीशीज बनते गए, और सबसे एडवांस स्पीशीज हम यहां अभी तक इवोल्यूशन में सबसे एडवांस स्पीशीज हम हुए। तो इवोल्यूशन प्रोसेस है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ठीक है। अब अर्ली ह्यूमंस जब थे, जब साइंस एडवांस नहीं था, शुरुआती आज से 2000-3000 ईयर अगो अगर आप बात करें, तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने लिविंग के बारे में क्या देखा, उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया? उन्होंने बहुत बेसिक, जो एक सिंपल ह्यूमन विजुअलाइजेशन से पता चले कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, उसके हिसाब से किया। कोई एडवांस्ड साइंस, उसमें एक्यूरेट साइंस यूज नहीं किया। उन्होंने देखा, अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने डिफरेंशिएट किया किसके बीच में? बिटवीन, मैं ऐसे लिख रहा हूं बिटवीन को, बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। कैसे किया? सिंपल ऑब्जर्वेशन पर, जैसे मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ब्रीदिंग है या नहीं, और अपने आसपास के जो उसे एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है अपने आसपास से, उसके प्रति वो रिएक्ट करता है कि नहीं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट करता है कि, मतलब कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो वो सब इन्होंने देखा अर्ली ह्यूमन से। और अभी हमारे पास और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो इतने वास्ट मेजॉरिटी या वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे किया जाए? तो अर्ली ह्यूमंस, फिर से यहीं से शुरुआत करते हैं। अर्ली ह्यूमंस एंथ्रोपोजेनिक, उनका व्यू जो था साइंस के लिए वो एंथ्रोपोजेनिक था। क्या था? एंथ्रोपोजेनिक। कैसे एंथ्रोपोजेनिक था? एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन, रिलेटेड टू ह्यूमन, उनका व्यू एंथ्रोपोजेनिक था। एंथ्रोपोजेनिक मतलब वो स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस के बिहेवियर, ह्यूमन के बारे में ज्यादा जानना चाहते थे। अगर बायोलॉजी, साइंस को बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में देखें तो शुरुआती जो स्टडी हुई वो एंथ्रोपोजेनिक सेंटर्ड थी, मतलब ह्यूमंस के आसपास। पर एक ऐसा चीज, ऐसा एक प्रोसेस या ऐसा एक थ्योरी सामने आया ह्यूमंस के, कि जिससे वो फिर
सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंजर्वेशन, उनके हैबिटेट के बारे में सोचने लगा। तो वो क्या था हम देखते हैं, वो किस बात से ह्यूमन थोड़ा संभला और उसने पूरे लिविंग एंटिटी एज अ होल, पूरे डाइवर्सिटी को बचाने का फिर आगे प्लान किया। वो चीज था बस एक पॉइंट कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पर हैं, रहे अभी हैं, रहे होंगे या आने में नए इवॉल्व होकर स्पीशीज बनेंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज अर्थ पर होंगे, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव शेयर ऑफ, मतलब शेयर, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल but up to varying degree। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमंस ने ये पाया कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए हैं, जितने हैं और जितने आने में अगर हुए होंगे, तो वो सबका कॉमन एंसेस्टर कोई एक है। इवोल्यूशन में आप अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे एक सिंगल सेल से इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, इतना वास्ट डाइवर्सिटी बना। तो किसी एक से पूरे ऑर्गेनिजम्स बने हैं, तो अगर किसी एक से सब ऑर्गेनिजम्स बने हैं तो इसके कुछ कैरेक्टर सब में होंगे। और कैरेक्टर कैसे हैं? कैरेक्टर सेल में आप पढ़ेंगे, सेल वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे अपने छोटे क्लासेस में। सेल के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सेल या पेरेंट्स अपने प्रोजेनी को क्या देते हैं? जेनेटिक मटेरियल ही तो देते हैं। तो अगर पेरेंट्स अपने प्रोजेनी को जेनेटिक मटेरियल दे रहे हैं और वो इवॉल्व करके नए स्पीशीज आगे आगे बन रहे हैं, तो कुछ जेनेटिक मटेरियल एंसेस्टर्स के भी तो होंगे। तो इसीलिए सबके पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल है। जैसे कि मंकी और ह्यूमंस, मंकी हमारे पूर्वज नहीं है, बंदर हमारे पूर्वज नहीं है। बंदर और हमारे पूर्वज एक थे, तो बंदर और हमारे डीएनए में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। जैसे चिंपांजी और ह्यूमंस में 98% तक डीएनए सेम होता है। तो वो क्या है कि एंसेस्टर्स एक हैं। यहां पे भी यही लागू होती है बात कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर एक कभी ना कभी होगा। तो इसीलिए जेनेटिक मटेरियल भी क्या है? कॉमन है। पर आगे लिखा है बट अप टू वेराइंग डिग्री। वेराइंग डिग्री क्यों? क्योंकि आगे स्पेशलाइजेशन होते गया, तो जो बेकार जीन्स है, रिसेसिव जीन्स है, उन्हें हटा दिया गया और अच्छे जीन्स को कलेक्ट किया गया। तो इसीलिए वेराइंग डिग्री बोला, क्योंकि सेम नहीं है, इवोल्यूशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल में भी चेंज आता है, इसीलिए वेराइंग डिग्री लिखा है। तो ह्यूमन को पता चला कि सब कनेक्टेड है आपस में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड है। और ह्यूमन के बारे में अगर जानना है, हर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे तो हम बायोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे, अर्थ में सस्टेनेबिलिटी रहेगा। इसीलिए कंजर्वेशन हर लिविंग एंटिटी का ह्यूमंस ने चालू किया। अब कंजर्वेशन चालू किया तो कंजर्वेशन सिर्फ कहीं उन्हें सुरक्षित रख देने से नहीं होता है। कंजर्वेशन करने के लिए उनके अतीत के बारे में जानना पड़ेगा, प्रेजेंट के बारे में जानना पड़ेगा, उनके नेचर, हैबिटेट और भी बहुत चीजें जाननी पड़ेंगी। तो उसके लिए फिर स्टडी करना हमने ह्यूमंस ने चालू किया। तो आप इस लाइन को नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड में और आगे देखते हैं कि क्या क्या है। तो हमने पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस कर सकते हैं। अब लिविंग के कैरेक्टर्स, मैं अब क्या करूंगा, हम कैरेक्टर्स लिविंग के पढ़ेंगे और अगर वो नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट होते हैं तो वहां पर हम उसे भी ऐड कर देंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो फॉलोइंग कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के? तो ग्रोथ, हमने इसके बारे में पिछले क्लास में थोड़ा पढ़ा भी था, इंट्रोडक्टरी पार्ट। रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म है, फिर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में सबसे कॉम्प्लेक्स येट दिखने में सबसे सिंपल, कॉन्शियसनेस। तो ये 5 कैरेक्टर्स हैं जो कि बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो एक एंटिटी लिविंग है या नहीं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टर तो हैं बट नॉट डिफाइनिंग, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अभी मैं आगे आपको बताता हूं कि डिफाइनिंग कैरेक्टर्स किसे कहते हैं। और ये तीनों डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब मतलब क्या हुआ डिफाइनिंग या नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर्स? तो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स वो होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऐसे कैरेक्टर जिसमें कोई एक्सेप्शन आप ना निकाल पाए, मतलब उसका कोई अपवाद ना हो, ठीक है। कि केमिस्ट्री में ऐसा होता है ना, नहीं ये एक फॉर्मूला है या ये एक मेथड थ्योरी है, इसका कुछ एक्सेप्शन है, वैसा नहीं। अगर डिफाइनिंग कैरेक्टर है तो वो विदाउट एनी एक्सेप्शन होना ही चाहिए, ठीक है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्यों नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकता है, भले ही आगे कैटेगराइज करें तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक है, पर ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। केस तो एक बनता है कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो सकता है, तो इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं दिया गया। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो अंदर से ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, उसे डिफाइनिंग कैरेक्टर हम ले सकते हैं। रिप्रोडक्शन, अब ये आप पूछ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग में होता नहीं है, कोई एक चेयर रखी है वो रिप्रोड्यूस करके नया चेयर तो बना नहीं सकती है। पर ये बात सही है, ये बात मैं आपकी मान सकता हूं कि नॉन लिविंग में नहीं होता है रिप्रोडक्शन, पर ऐसे भी लिविंग है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ग्रोथ में हमने क्या देखा, नॉन लिविंग में ग्रोथ हो सकता है, रिप्रोडक्शन में, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन कभी नहीं हो सकता। ये कोई आपसे कहे तो आप ये सिरे से नकार दीजिए। पर लिविंग में रिप्रोडक्शन, ऐसे एंटिटीज हैं लिविंग में भी, ऑर्गेनिजम्स जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं हनी बी, एक एग्जांपल लेता हूं। हनी बी के कॉलोनी में या पूरे फैमिली जो परिवार, एक हनी हाइव जो होता है उसका, उसमें 3 तरह के हनी बी की वैरायटी, 3 तरह के होते हैं। एक तो क्वीन होती है जो एग लेइंग का काम करती है, एक मेल होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं क्वीन के साथ, और वर्कर भी होते हैं जो कि खाना, हनी इकट्ठा करना, नेक्टर पौधों से लेना और डिफेंस, अटैक, ये सब का काम करती हैं। तो जो वर्कर होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। या आप स्टेराइल ह्यूमन कपल भी लीजिए जिन्हें स्टेराइल है, जो इनफर्टिलिटी है। तो ऐसे भी बहुत हैं, जैसे म्यूल आप मान लीजिए, डंकी से मिलते जुलते जो होते हैं म्यूल, तो वो क्या होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए वो डिफाइनिंग कैरेक्टर हम रिप्रोडक्शन को नहीं ले सकते। मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग में मिलता है और नॉन लिविंग में नहीं मिल सकता है, होता ही नहीं है। नॉन लिविंग में क्या, मेटाबॉलिज्म मतलब सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कुछ एक दो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं, मिलियन बिलियंस केमिकल रिएक्शन एक लिविंग में, ऑर्गेनिजम्स में चल सकते हैं। तो उन्हीं सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसमें भी 2 कैटेगरी मेटाबॉलिज्म में बना सकते हैं कि एनाबॉलिज्म वो सिंथेटिक रिएक्शन कह सकते हैं जिसमें कुछ प्रोडक्ट बने, ठीक है, प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट्स जुड़ के प्रोडक्ट बनाए, वो एनाबॉलिज्म रिएक्शंस। और मेटाबॉलिज्म का एक और है कैटाबॉलिज्म मतलब जो तोड़े। एनाबॉलिज्म जैसे आप ले लीजिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, सॉरी, एनाबॉलिज्म मतलब रेस्पिरेशन नहीं है। एनाबॉलिज्म आप ले लीजिए फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन होना, तो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, वो एनाबॉलिज्म हो गया। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म मतलब कोई चीज टूटता है,
ग्लूकोज इसमें टूट के एनर्जी देता है। तो जहां जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, या ये कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों हो रहा हो, वो एंटिटी लिविंग है। और ये नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। आप कभी भी नॉन लिविंग देख लीजिए तो उसमें, उसके अंदर, उसके सेल्स में या सेल्स के बाहर भी बॉडी में कभी भी क्या हो सकते हैं, पहली बात तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होंगे। डेड सेल्स हो सकते हैं नॉन लिविंग में, पर सेल, अगर सेल है भी डेड सेल, उनमें मेटाबॉलिज्म कभी नहीं हो सकता है। तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है, कहीं एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, हमने छोटे क्लासेस में सेल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और 11th में भी डीपली पढ़ेंगे, पर अभी तक जो हमारा सेल का नॉलेज है, हमें पता है सेल एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, उसमें वेरियस ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, और सेल, अगर सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऐसे करके एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड पाथवे है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और कभी भी नॉन लिविंग में वो ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगा, एब्सेंट होता है। सेलुलर, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल के अंदर कभी ऑर्गेनाइजेशन, और सेल के बाहर बहुत सारे सेल्स मिलके जो बनाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो लिविंग के अंदर पाया जाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग कैरेक्टर एज इट हैज नो एक्सेप्शन। उसके बाद आता है कॉन्शियसनेस, वेरी कॉम्प्लेक्स येट वेरी कंप्रहेंसिबल एंड वेरी सिंपल। अगर हम देखें कॉन्शियसनेस तो बहुत सिंपल, देखने में बहुत सिंपल लगता है, बट एक्चुअली इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने अभी अपने आप को पिंच किया, ठीक है, अगर ये तो मैं अपने मन से उसे पिंच कर रहा हूं तो ये हाथ नहीं हटा रहा हूं, पर अगर कोई बाहर से ऐसे पिंच हो या कुछ हो तो मेरा सडन रिएक्शन होगा कि मैं इसको विड्रॉ कर लूं अपने हाथ को। अगर कोई मुझे पिंच करे तो मेरा सडन रिएक्शन होगा कि जिस तरफ से वो पिंच, वो फोर्स मुझे लग रहा है, मैं उसके अपोजिट जाऊं, उससे बचूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस ही है। मैं कॉन्शियस हूं कि मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है, मैं उसको लेके सजग हूं, चेतना है मेरे अंदर, कॉन्शियसनेस। ये वेरी कॉम्प्लेक्स है। सिंपल तो लगा कि किसी ने पिंच किया या नीडल चुभोया और मैंने हाथ हटा लिया, तो ये सिंपल प्रोसेस है। पर अगर आप बायोलॉजी के इसमें जाएंगे, इसमें पाथवे में जाएंगे, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें जिसके पास एडवांस्ड ब्रेन सिस्टम है और नेटवर्क अच्छा है नर्व्स का, उसी के लिए कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे हमारे में ही कोई भी मुझे सिग्नल मिला या एक्सटर्नल स्टिमुलाई दिया गया, तो यहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे, वो रिसेप्टर उसे ब्रेन में लेके जाएंगे नर्व्स के थ्रू, ब्रेन में वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो वहां वापस आएगा, ब्रेन सिग्नल देगा उस जगह के मसल्स को कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो, काम करें और वहां से हट जाएं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर दिखने में बहुत सिंपल है, और इसका कभी भी एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता। आप खुद ही सोच सकते हैं, कोई नॉन लिविंग चीज है, मैं उसे हिट करता हूं, ये कोई इसमें स्टिमुलस नहीं दे रहा है मुझे, ठीक है। फिजिक्स मत आप लगाइएगा कि मैं इसे मार रहा हूं तो ये, मैं इसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये मुझे वापस फोर्स लगा रहा है। बायोलॉजी के टर्म्स में नॉन लिविंग में मैं कुछ भी स्टिमुलस दूं तो वो वापस रिएक्ट नहीं कर सकता है, उसके अंदर चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, इसीलिए कॉन्शियसनेस का भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो 5 कैरेक्टर्स लिविंग के हैं, उसमें से 2 कैरेक्टर्स डिफाइनिंग नहीं है। कौन कौन से, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं कि डिफाइनिंग होते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ग्रोथ, इसमें पहला जो देखें हम, ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्रोथ के बारे में क्या है, इंक्रीज, किसी भी चीज में, मतलब किसी भी चीज का इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ साइज, नंबर, मास, इसे क्या कहा जाता है, या इंडिविजुअल सेल का नंबर अगर बढ़ता है तो इसे क्या कहा जाता है, ग्रोथ। ग्रोथ एक परमानेंट, इरिवर्सिबल, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, growth is irreversible, permanent increase।
ठीक है, वो इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ साइज हो सकता है, नंबर हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल का भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये है इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। परमानेंट क्यों कहा गया, आप देखेंगे जैसे कि इरिवर्सिबल क्यों कहा गया। मैं कोई भी एक ह्यूमन मदर के वुम्ब में एक सिंगल सेल जाइगोट से बनता है, जाइगोट से बहुत सारे सेल्स बने, फिर उससे पूरा ह्यूमन बॉडी बना, ठीक है। तो ये कभी नहीं होगा कि ह्यूमन बॉडी से वापस जाइगोट बन जाए, ये वाला हो सकता है, बस रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। परमानेंट इरिवर्सिबल है, इसका मतलब परमानेंट है, एक बार हो गया तो वो परमानेंट है, वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता है, इसलिए इरिवर्सिबल। परमानेंट इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ सेल्स की बात करूं तो एक था, यहां ट्रिलियंस है। ग्रोथ तो साइज की ग्रोथ के हिसाब से बात करूं तो ये माइक्रोस्कोपिक एकदम छोटा होता है, ये दिखता है मीटर्स में, इसका लेंथ हो सकता है। तो ग्रोथ है इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। ग्रोथ किस कारण होता है, ग्रोथ होता है मेटाबॉलिज्म के कारण, ठीक है। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है ये देखिए, मैंने क्या कहा, ग्रोथ होता है मेटाबॉलिज्म के कारण। अगर मेटाबॉलिज्म के कारण, इफ मेटाबॉलिज्म के कारण तभी ग्रोथ होगा जब एनाबॉलिज्म ज्यादा हो कैटाबॉलिज्म से। समझ रहे हैं, मैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का बात नहीं कर रहा हूं, एज अ होल। यहां तो मैंने एग्जांपल लेने के लिए समझाया था, मतलब समझाने के लिए एग्जांपल लिया था, पर यहां पर मैं पूरी बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं। तो उसमें जितने भी एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, जब वो कैटाबॉलिक से ज्यादा होंगे तब ही ग्रोथ हमें दिखाई देगा, ग्रोथ एक्चुअली होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, पहले इसका दूसरा लाइन भी मैं बता दे रहा हूं, फिर हम एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। और डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ कब होता है, डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ कब होता है, तब होता है जब एनाबॉलिज्म कम हो जाता है कैटाबॉलिज्म से, ठीक है। एनाबॉलिज्म किससे कम हो जाए, कैटाबॉलिज्म से। मतलब कुछ जो बन रहे हैं, बनने वाले रिएक्शंस कम हैं और टूटने वाले रिएक्शंस ज्यादा हैं। अब एक एग्जांपल से समझिए, कोई एक पतला आदमी है, ठीक है, उसके बॉडी में, हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्रोटीन है। तो उस आदमी के, उस पर्सन के बॉडी में मान लीजिए प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना हो रहा है। किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है मतलब क्या है, एनाबॉलिक है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। और प्रोटीन का टूटना, क्योंकि लिविंग चीज है तो उसका कोई ना कोई लाइफ स्पैन होगा, प्रोटीन हमें कभी हमेशा के लिए नहीं रह सकता, उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होंगे कुछ दिन बाद डिग्रेड होने लगेंगे, तो उसे रिप्लेस भी करना जरूरी है। तो कैटाबॉलिज्म, मान लीजिए प्रोटीन टूट रहा है, तो प्रोटीन का टूटने का रेट कम है, कैटाबॉलिज्म कम है, और बनने का रेट ज्यादा है, तो बॉडी में ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि बॉडी, प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक, तो प्रोटीन अच्छा रहेगा, मसल्स की ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो बॉडी हमारा अच्छा रहेगा। तो मतलब बॉडी में ग्रोथ हो रहा है। कब, जब अगर प्रोटीन वाले एग्जांपल से ले तो प्रोटीन ज्यादा बन रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, प्रोटीन के टूटने के कंपैरिजन में प्रोटीन ज्यादा बन रहे हैं, तो ग्रोथ हो रहा है। पर यदि उसे रिवर्स कर दें, प्रोटीन का टूटना ज्यादा हो जाए और बनना कम हो जाए, तो बॉडी में प्रोटीन डिफिशियंसी होगी, तो बॉडी में डी ग्रोथ होगा, ठीक है। डी ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ जितना होना चाहिए था उससे कम हो रहा है, ठीक है, डिग्रेड हो रहा है, इसीलिए डी ग्रोथ। और बॉडी में फिर वो पता चल जाएगा हमें कि अगर कोई आदमी, कोई शरीर से हट्टा कट्टा है, उसमें हट्टा कट्टा में थोड़ा मोटा है, फिट है, तो वो थोड़ा पतला हो जाएगा डी ग्रोथ के कारण, ठीक है। तो ये यहां पर है कि ग्रोथ समझ लीजिए कब, दोनों मेटाबॉलिज्म के कारण हो रहे हैं, पर ग्रोथ तब हो रहा है जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होता है, और जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से कम हो जाता है तब डी ग्रोथ कहलाता है, ठीक है।
इसके बाद है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, वो हम पढ़ चुके हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है। अगर एक्यूमुलेशन होता है बॉडी सरफेस पे, बाहरी एक्यूमुलेशन है सिर्फ बॉडी के सरफेस पर, तो उसे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। और इंटरनली मान लीजिए सेल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, तो वो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट ग्रोथ, ये भी हम कवर कर चुके हैं। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्लांट्स में होता है, मतलब कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, हमेशा जब तक लाइफ से स्टार्ट होता है, बर्थ से डेथ तक। देखिए जब एक ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है और जब वो डेथ करता है, इसके बीच को कहते हैं, टाइम को कहते हैं लाइफ स्पैन। आप देखे होंगे कि ह्यूमंस का लाइफ स्पैन क्या होता है, कभी आपने सुना होगा कि किसी एक ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन का मतलब बर्थ टू डेथ, ठीक है। तो प्लांट में बर्थ से डेथ तक, जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ग्रोथ होता है, वो इनडिटर्मिनेट है। और एनिमल्स में बर्थ से लेके डेथ तक ग्रोथ नहीं होता है, बर्थ से जैसे कोई एक स्टेज आती है वहां तक ग्रोथ होता है। आप मान लीजिए एडल्ट, कुछ एज लीजिए 40-50, ठीक है, एडल्ट हुए, पहले बच्चे थे, फिर एडोलेसेंस प्यूबर्टी आया, उसके बाद एडल्ट हुए, एडल्ट के बाद ओल्ड होने लगेंगे, बॉडी डिग्रेड होने लगी धीरे धीरे। तो ग्रोथ सिर्फ यहां तक है, ठीक है, यहां तक है। एनिमल्स के केस में पूरे लाइफ स्पैन में ग्रोथ नहीं चलता है, कुछ एक सर्टेन एज तक चलता है, तो इसीलिए वो डिटर्मिनेट ग्रोथ है, ठीक है। अब ये देखिए कि जो हायर प्लांट्स हैं, हमने ये तो समझ लिया प्लांट एनिमल में इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब कुछ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका मतलब एक्सक्लूसिव मतलब टोटली अलग अलग इवेंट है। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में रिप्रोडक्शन, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव मतलब कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है। इसका तात्पर्य, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ह्यूमन है, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए वो अभी छोटा है, एज इसका ले लेते हैं 5 इयर्स। जब ये बड़ा होगा, प्यूबर्टी में आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, रिलेटिवली सेल का नंबर ज्यादा है, कॉन्शियसनेस ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, नंबर सेल का ज्यादा है, ग्रोथ हुआ है बॉडी में, आप देखेंगे हाइट बड़ी होगी, ठीक है, और एरिया बॉडी का बड़ा होगा, तो ग्रोथ है, ग्रोथ तो है। पर रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। तो इसने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया नहीं, नंबर में अगर एज अ होल ऑर्गेनिज्म ले तो नंबर में बढ़ा है, ग्रोथ सेल में बढ़ना होता है, ठीक है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, हायर प्लांट एंड एनिमल क्या है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के बाद वही एक ऑर्गेनिज्म है। यहां रिप्रोडक्शन का कहीं रोल आपको नहीं दिख रहा है। रिप्रोडक्शन तो तब होगा जब ये प्यूबर्टी में आएगा, प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, जब प्यूबर्टी में होगा तब रिप्रोडक्शन के लिए ये तैयार हो जाएगा और अपने ही एक स्पीशीज के दूसरे अपोजिट सेक्स के लोग, फीमेल, जैसे ये मेल है तो फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस करेगा और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो हो गया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग है। प्यूबर्टी के बाद इसमें ग्रोथ होगा, नो डाउट, इसके में ग्रोथ चलते रहेगा, ठीक है। पर रिप्रोडक्शन क्या है, एक सर्टेन ग्रोथ के बाद ही रिप्रोडक्शन हो सकता है, समझ रहे हैं आप। ये एक बच्चे से प्यूबर्टी में गया, ये ग्रोथ हुआ, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन आप नहीं कह सकते, समझ में आ रहा है। पर प्यूबर्टी के बाद ही रिप्रोडक्शन होगा। तो प्लांट्स में भी ऐसा है, एक सर्टेन ग्रोथ तक
एक सर्टेन टाइम तक पहले बॉडी ग्रो कर जाती है अच्छे से, जितना उसे नीड होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए उतना ग्रो करती है, उसके बाद रिप्रोडक्शन करती है। तो जो इवेंट्स हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के वो एक्सक्लूसिव है, अलग अलग हैं। पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये तो हमने बात की हायर प्लांट्स और एनिमल्स में, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। पर अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक दूसरे हैं, वन एंड अदर, दोनों एक ही हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन। कैसे कैसे तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसे ग्रो करना है, तो ग्रो करने का मतलब क्या है, इसे डिवाइड होना पड़ेगा। और ग्रो करने का कोई मतलब या कुछ मीनिंग यूनिसेलुलर में हमें नहीं दिखता है। और देखिए, ये ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करेगा तो कितना बनाएगा, 1 2। अमीबा की बात कर लेते हैं। अमीबा, तो अमीबा क्या करता है, डिवीजन करता है, बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब टूटना। तो टूट कर 2 ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कौन, अमीबा, ठीक है। तो ये अमीबा का ग्रोथ फेज ही है, ग्रो करके 2 बन के नंबर अपना बढ़ा रहा है। तो अमीबा के रिस्पेक्टिव में नंबर का बढ़ना क्या होता है, ग्रोथ, और नंबर का बढ़ना रिप्रोडक्शन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। भाई रिप्रोडक्शन क्या है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। हमारे दो या 1 2 से ज्यादा ही होंगे ना, पहले शुरुआत में 2 है तो एक और आएगा तो 3 हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, ये ग्रो कर रहा है और 1 से क्या हो रहा है, 2, नंबर में इंक्रीज है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज इन नंबर। या इसके केस में, अमीबा के केस में ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन नंबर। तो दोनों एक ही तो है, इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक इवेंट है, इंक्लूसिव है, ठीक है। तो हमने अभी यहां तक ये पढ़ लिया, बर्थ से डेथ हमने समझ लिया। फिर मल्टी सेलुलर हाइयर में रिप्रोडक्शन ग्रोथ अलग क्यों है, और यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स कैसे होते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे के डिफाइनिंग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।